पूरे गांव में हो का आलम था। रात का सन्नाटा दिल चीर देने वाला था। आधी रात को अचानक ही नुमान के घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। दस्तक बड़ी अजीब थी, जैसे कोई बड़ा मोहतात होकर उसके घर के दरवाजे को बजा रहा हो। नुमान की भी फौरन ही आंख खुल गई। उसकी माँ रात को खांसी की दवाई लेकर सोती, उसे कुछ होश नहीं था, लेकिन नुमान फौरन ही दरवाजे पर गया था। जैसे दरवाज़ा खोला, सामने खड़े एक लंबे कद वाले आदमी को देखकर उसे हैरानी हुई। तुम ही इस गांव के वो लड़के हो जो ढोल बजाते हो? तुम्हारा नाम नुमान है ना? उस आदमी की भारी आवाज़ आई। नुमान का जहन नींद में डूबा हुआ था, इसीलिए उसमें ज़्यादा उस आदमी पर उसने ध्यान नहीं दिया। जल्दी से कहने लगा, जी जी मैं ही नुमान हूँ, मैं ढोल बजाने का काम करता हूँ। वो आदमी मुस्कुराया और कहने लगा, ठीक है, 2 दिन बाद हमारे गांव में शादी है, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा, उसी वक्त तुम चलोगे मेरे साथ। उम्मीद भरी नज़रों से उसे देख रहा था। नुमान फौरन कहने लगा, जी जी क्यों नहीं साहब जी, मेरा तो यही पेशा है। वो आदमी मुस्कुराकर कहने लगा, अच्छा ठीक है, ये लो तुम्हारे कुछ पैसे एडवांस में। अच्छी खासी रकम उसने नुमान के हाथ पर रखी, जिसे देखकर उसकी खुशी की इंतहा न रही। वो तो कमी कमीन थे, लोग अपनी खुशी से जो देते थे नुमान वही रख लेता, लेकिन आज वो आदमी उसे इतनी इज्जत से उसके ढोल बजाने की रकम उसके हाथ पर रख रहा था। वो खुश हुआ तो आदमी वापस पलट गया और जाकर अंधेरे में गायब हो गया। लेकिन नुमान खुश हो गया था कि अगले दिन का काम मुकम्मल किया गया है। अगली सुबह वो बेदार हुआ तो अम्मा घर का कामकाज करती फिर रही थी। हाथ पर पलस्तर चढ़ाए नन्ही जोया भी खेल रही थी। वो सिर्फ 10 साल की थी, लेकिन 2 हफ्ते पहले अचानक हादसा हुआ था और वो दरख्त से गिर गई, जिसके नतीजे में उसका बायां बाजू टूट गया। उसे गांव के सरकारी अस्पताल से उन्होंने जोया के बाजू पर पलस्तर चढ़ा दिया, लेकिन अभी भी उसका हाथ बिल्कुल ठीक नहीं हुआ था। डॉक्टर के पास लेकर गए तो उसने यही कहा था कि उसका शहर से इलाज करवाना ज़रूरी है, वरना हमेशा के लिए ये एक हाथ से माजूर हो जाएगी। ये सुनकर नुमान और उसकी माँ बुरी तरह से परेशान हो गए। वो तो 5 साल पहले ही बेवा हो गई थी। नुमान का बाप उस गांव का बहुत पुराना ढोल बजाने वाला था। सब उसके बाप को उस्मान मिरासी कहते, लेकिन जब नुमान सिर्फ 17 साल का हुआ तो अचानक उसके बाप का इंतकाल हो गया। दिल का दौरा पड़ने की वजह से वो ये दुनिया छोड़कर चला गया था। उसके बाद अपने बाप का पेशा नुमान ने संभाल लिया। अब वो गांव की शादियों में जा जाकर ढोल बजाता। लोग उसे तहकीर अमेज़ नज़रों से देखते, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। वो जानता था कि उसकी छोटी बहन जोया, जो सिर्फ 10 साल की है, उसकी बूढ़ी माँ, उन दोनों का वाहिद सहारा नुमान की ज़ात थी। गांव की अक्सर लड़कियां उसका मजाक उड़ाती। खूबसूरत शक्ल सूरत होने के बावजूद उसका पेशा जिल्लत आमेज था। बड़ी बड़ी कुशादा पेशानी, आंखें बड़ी, सांवली रंगत, बस वो रंगीले भड़कीले कपड़े न पहनता तो एक अच्छा और खूबसूरत नौजवान दिखाई देता। लेकिन वो ढोल बजाने वाला था, उसे सबसे मुनफरिद नजर आना चाहिए। उसका बाप भी ऐसे ही रंग बिरंगे सूट पहनकर शादियों में जाता। अब उसने भी वो सूट पहनना शुरू कर दिए थे। नुमान को ये काम करते 2 साल का अरसा हो गया था। उस अरसे में वो अच्छा खासा ढोल बजाने लगा था। उसकी ढोल की रफ्तार पर लोग शादियों में झूम झूम कर नाचते और वो कोने में खड़ा ढोल बजाता न थकता। उसके बाजू शल हो जाते, कंधों में जान नहीं रहती, माथे पर पसीना फूटने लगता, लेकिन उसे ढोल बजाना था। इस बात के उसे पैसे मिलते, इसीलिए वो कभी भी खुद के ऊपर थकन सवार नहीं करता। गो कि उसके मिलने वाले पैसे बहुत कम होते, लेकिन कभी कभार उसका नसीब भी खिल जाता। जब वो किसी बड़े चौधरी ज़मींदार की शादी में जाता तो वहाँ लोग 1000-500 के नोट भी लौटाते। बहुत सारे नुमान के हिस्से में आते। उन पैसों से फ़ायदा ये हुआ कि उसका घर जो कच्चा था हर साल बारिशों से टपकता, लेकिन इस साल उसने अपनी छत पक्की करवा ली और घर का सहन भी, जिससे मिट्टी बहुत उठती थी। और जोया अपनी सहेलियों के साथ जब भी सहन में खेलती तो उससे शिकायत करती कि भाई मिट्टी बहुत उड़ती है, मेरी सहेलियाँ मेरे साथ नहीं खेलती। छोटी बहन की परेशानी देखते हुए उसने अपने जमा किए पैसों से सबसे पहले घर की छत पक्की करवाई, फिर घर का सहन पक्का करवा लिया था। लेकिन पिछले दिनों एक हादसा हुआ जिसकी वजह से उनके ऊपर क़यामत टूट पड़ी। जोया ऊपर दरख्त पर चढ़कर झूला बांधने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अचानक उसका पाँव फिसला और वह दरख्त की टहनी अपनी शाख से जुदा हो गई। जोया भी नीचे गिर गई। गिरते ही उसने चीखना शुरू कर दिया। नुमान उस वक्त घर में नहीं था। उसकी माँ ही उसे सरकारी अस्पताल लेकर भागी थी, जहाँ के अनाड़ी डॉक्टर ने उसकी उल्टी सीधी पट्टी कर दी।
लेकिन अभी वो सही तरीके से ठीक नहीं हुआ था। यही वजह थी कि अभी जोया के पैसों की उसे बहुत ज़रूरत थी। लेकिन नुमान उस रात बहुत खुश हुआ। वो अजनबी उसके हाथ पर अच्छे खासे पैसे रख कर चला गया था। 2 दिन बाद आने का कहा था। नींद में होने की वजह से नुमान ने उससे पूछा कि वो कौन सा गाँव है जहाँ पर शादी में जाकर उसे ढोल बजाना है, लेकिन उस आदमी ने कहा था कि वो खुद ही आकर उसे ले जाएगा, इसलिए वो बेफिक्र हो गया। अगला दिन उसका यूं ही गुजरा, लेकिन दूसरी रात को जब उसी आदमी का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन 9 से 10 बज गए, वो अब तक नहीं आया। लेकिन जब 11 बजे तो नुमान को तशवीश होने लगी। फिर उसकी माँ कहने लगी, बेटा अब सो जाओ, अब तो वो नहीं आएगा, वो तुम्हें ले लें। गांव की शादियां भले इतनी रात गए कहाँ होती हैं। ये सोचकर नुमान भी बिस्तर पर लेट गया। लेकिन जैसे ही रात के 12:30 बजे अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दस्तक की आवाज़ सुनकर फ़ौरन नुमान की आंख खुल गई। जैसे ही वो दरवाजे पर गया, सामने खड़े उस अजनबी शख्स को देखकर हैरान रह गया। अजनबी ने सफ़ेद रंग का लिबास पहन रखा था। उसके वजूद से अजीब सी खुशबू आ रही थी। वो नुमान से कहने लगा, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। नुमान हैरान था। आधी रात को भला कौन सी शादी होती है, क्योंकि गांव गोश्त में रिवाज नहीं था कि इतनी रात गए तक लोग शादियां करें। लेकिन नुमान ने उसके पैसे ले लिए थे, वो भी एडवांस में, इसीलिए वो उसके साथ जाने पर राज़ी हो गया। गले में ढोल लटकाए वही भड़कीला सा लिबास पहने उस आदमी के साथ चल रहा था। वो आदमी बड़ी खामोशी से आगे चलता जा रहा था, जबकि पीछे नुमान था। पूरे गांव का रास्ता ख़त्म हो गया। शायद आगे वो किसी गांव में उसे साथ लेकर जा रहा था। उस वीरान रास्ते से गुजरते अचानक ही नुमान का दिल अजीब अंदाज में धड़कने लगा। दिल में सोचने पर मजबूर हुआ कि पहले पूछ लेता कि आखिर वो उसे कहाँ लेकर जा रहा है। बिना सोचे समझे बगैर पूछे उसके साथ चलता जा रहा है। जब अजीब व गरीब सा ये रास्ता आया, जहाँ खारदार झाड़ियों और वीराने के सिवा कुछ नहीं था, आबादी का तो दूर तक नामो निशान भी नहीं था, फिर उसे अजीब वहम सताने लगे। लेकिन नुमान खामोशी से उसके पीछे चलता जा रहा था। तभी उसके कानों में शहनाइयों की आवाज़ आने लगी। ऐसे लग रहा था जैसे कोई ज़ोर से गीत गा रहा हो। यकीनन ये शादी की आवाज़ें ही थी। उस वीरान और बियाबान जंगल को देखकर हैरान था, जहाँ आबादी का नामो निशान तो नहीं था, लेकिन शहनाइयों की आवाज़ें ऐसे आ रही थी जैसे बहुत सारे लोग मिलकर शोर मचा रहे हो। तभी उसे दूर से चमकती रोशनियाँ दिखाई देने लगी। फिर नुमान से रहा नहीं गया और वो उस आदमी से कहने लगा, यही वो जगह है जहाँ पर शादी हो रही है, लेकिन ये तो कोई गाँव नहीं है। वो आदमी पलटा और फिर अजीब से अंदाज में कहने लगा, हाँ यहाँ सिर्फ हम रहते हैं, जब भी तो तुम्हें इस शादी में बुलाया है। दरअसल दुल्हन की ख्वाहिश है कि उसकी शादी में उसके पास रहने वाला ये ढोल बजाने वाला लड़का ज़रूर आए, तभी तो मैं तुम्हें लेने गया था। ये सुनकर नुमान हैरान रह गया कि जिस लड़की की शादी हो रही है वो उसे जानती है, जबकि नुमान तो पहली दफ़ा यहाँ आया था। बिलाखिर वो उस शादी में पहुँचा जहाँ अजीबो गरीब रंगो खुशबू का तूफान था। हर कोई उम्दा लिबास, भारी जेवरात पहने औरतें इधर से उधर फिर रही थी। शहनाइयों की खूब आवाज़ें गूंज रही थी। लड़कियों के खूबसूरत हंसी की आवाज़ें उसे अपने आसपास सुनाई दी। फिर उसने अपना सर झुकाया। ऐसे लग रहा था जैसे बहुत बड़ी बारात आ रही हो। सामने से काफिला चलता हुआ आ रहा था, जिसमें दुल्हा बहुत नुमाया नज़र आ रहा था। उसके साथ चलते हुए सफ़ेद लिबास पहने कई आदमी थे। उस आदमी ने नुमान को इशारा किया कि तुम ढोल बजाना शुरू कर दो। नुमान ने झटके से ढोल पर थाप लगाई और फिर खूबसूरत तरीके से ढोल बजाना शुरू कर दिया। उसके ढोल पर सारे ही लोग रक्स करने लगे। उनका अंदाज ऐसा था जैसे वो बेखुद हो गए हो। नुमान ढोल बजाता रहा और वो बेखुद होते रहे। उसे पता ही नहीं चला कि लाल जोड़े में दुल्हन भी नीचे आ गई, जो अब उन सबके सामने खड़ी थी। तभी एक आदमी जिसकी सफ़ेद दाढ़ी और चेहरा नूर से चमक रहा था, वो उसके सामने आया और नुमान से कहने लगा, ढोल वाले अब बस कर दो, बहुत हो गया नाच गाना, निकाह का वक्त हो गया है, चलो निकाह शुरू करते हैं। सभी दुल्हन के गिर जमा हो गए। सामने दुल्हा भी खड़ा था जो बड़ा जोश में लग रहा था, लेकिन जैसे ही दूल्हे ने अपना चेहरा दिखाया, नुमान का दिल उछलकर हलक में आ गया। वो एक खौफनाक भयानक रूप लिए हुए दुल्हा था। उसकी बदसूरती उरूज पर थी। वो बड़ा हैबतनाक लग रहा था। नुमान हैरान रह गया कि ये दुल्हा कैसा है, किस लड़की से इसकी शादी हो रही है। जो लड़की उसे शादी कर रही होगी, लगता है वो बड़ी बदकिस्मत है। नुमान दुल्हन की किस्मत पर अफसोस कर रहा था। तभी उसकी नज़र उस आदमी पर पड़ी जो उसे यहाँ लेकर आया था। वो उस आदमी से कहने लगा, साहब जी अब मैं चलता हूँ, सुबह के 4 बज रहे हैं, बहुत रात हो गई है।
मेरी अम्मा परेशान हो रही होंगी। वो आदमी मुस्कुरा कर कहने लगा, अरे अभी तो खाने का वक्त भी नहीं हुआ, खाना खा कर जाना। लेकिन नुमान रुकना नहीं चाहता था, फिर भी वो उनका दिल रखने के लिए यूं ही थोड़ी देर के लिए खड़ा रह गया। जैसे ही निकाह होने लगा, अचानक दुल्हन ने घूंघट उल्टा। दुल्हन भी अच्छी लग रही थी, लेकिन अचानक उसने ऐसा इंकशाफ किया जिसकी वजह से वहाँ खड़े सारे लोगों पर सख्ता तारी हो गया। जब दुल्हन कहने लगी, मोनिका भाग गई है, तुम सबको धोखा देकर उसने ज़बरदस्ती मुझे दुल्हन बनाया और ख़ुद यहाँ से चली गई। ये सुनकर दुल्हा बुरी तरह चीखा, फिर गुस्से में चिल्लाता कहने लगा, उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, मैं उसे फनाह कर दूंगा। वो बहुत गुस्से में लग रहा था, ऐसे लग रहा था कि उसके मुंह से आग के शोले निकलने वाले। वहाँ पर खड़े होकर सब लोगों की आंखें बहुत ज़्यादा लाल हो गई। वो एक दूसरे को गजबनाक नज़रों से देख रहे थे। अचानक इस सूरत हाल इतनी ख़राब हो गई कि नुमान का दिल कांपने लगा। वो उन हालात से घबराता सीधा साधा देहाती नौजवान था, इसलिए उसने वहाँ से खिसकने में ही अपनी आफियत जानी। चुपके से एक दरख्त के पीछे होता तेज़ी से भागता वो उस तरफ जाने लगा, रास्ता तलाश कर रहा था। गो के घबराहट की वजह से वो कहाँ से कहाँ गया उसे कुछ पता ही नहीं चला, लेकिन बस वो किसी तरह यहाँ से बहुत दूर चले जाना चाहता था। वो दिल में सोचने लगा कि शायद वहाँ पर बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा होगा, लेकिन शुक्र है कि वो वक्त पर वहाँ से निकल आया। अब वो तेज़ी से चलता हुआ अपने गांव की तरफ बढ़ता जा रहा था, लेकिन अचानक बीच रास्ते में उसे किसी की आहट महसूस हुई। ऐसे लगा कोई तेज़ी से पीछे से भाग कर गया हो। नुमान घबरा कर पलटा। वो जिस सूरत हाल से निकल कर आया था अभी तक उसी में गिरफ्तार था। ऐसे लग रहा था कि वो लोग उसके पीछे पीछे आ रहे होंगे, क्योंकि वो लड़ाई झगड़े से बहुत घबरा था। लेकिन जैसे ही नुमान पलटा तो ये देखकर उसकी जान में जान आई कि पीछे कोई भी नहीं था। ये उसका वहम था या दिल का खौफ। फिर तेज़ी से कदम अपने गांव की तरफ बढ़ा रहा था, लेकिन अचानक पीछे पायल की छन छन की आवाज़ सुनाई देने लगी, जैसे कोई मुसलसल उसके पीछे चलता आ रहा हो। जैसे रुका तो आवाज़ भी रुकी। अब तो उस पर खौफ के मारे सख्ता तारी हो गया। ऐसे लग रहा था कि पीछे ज़रूर कोई लड़की है। नुमान घबरा कर पलटा, लेकिन जैसे ही पलटा उसके मुंह से चीख निकली, क्योंकि पीछे खड़े घूंघट में लाल जोड़े में मलबूस एक दुल्हन बिल्कुल उसके सामने थी। दुल्हन का चेहरा वाज़ेह नहीं, लेकिन भारी जेवरात कलाइयों में पड़ी चूड़ियाँ और पाँव में पहनी पायल इस बात की वाज़ेह निशानी थी कि दुल्हन कोई और नहीं बल्कि वही लड़की मोनिका है जो अपनी शादी से भागकर यहाँ आई। कौन हो तुम और क्यों पीछा कर रही हो? नुमान ने अपनी घबराहट पर काबू पाया और उस लड़की से तेज़ लहजे में कहने लगा। तभी लड़की ने घूंघट उल्टा, और लड़की का घूंघट उलटना था कि ऐसे लगा जैसे नुमान पर कोई जादू हो गया है। उसकी बड़ी सहर अंगेज़ काली स्याह आंखें, खूबसूरती से सजा चेहरा, लाल गुलाबी होंठ देखकर नुमान पर गोया क़यामत छा गई। वो बेहिस हरकत उसके खूबसूरत चेहरे को देख रहा था। सामने ही दुल्हन के रूप में मोनिका खड़ी थी, लेकिन मोनिका की आंखों में आंसू थे। 2 कदम चलते नुमान के सामने आई, साथ ही उसकी पायल की मधम छन छन भी उसके कानों में जैसे रस खोलने लगी। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, इसीलिए पीछे पीछे आ रही हूँ। खुदा के लिए किसी तरह बचा लो, वरना वो लोग मुझे जान से मार देंगे। तुमने उनका गुस्सा तो देख लिया होगा। मोनिका रोते हुए उसे बड़ी मजलूम लग रही थी, लेकिन नुमान को अचानक याद आया कि वो लोग इस कदर गुस्से में थे। तभी 2 कदम पीछे हटते वो गुस्से से कहने लगा, अच्छा तुम्हारी जान बचाने के चक्कर में मैं अपनी जान से हाथ धो बैठूं? नहीं नहीं, तुम कहीं और जाकर मदद मांगो, मेरे पीछे आने की ज़रूरत नहीं। वो लोग खूनखार हैं, वो लोग तो तुम्हें जान से मार देंगे, साथ मुझे भी कत्ल करेंगे। उसने मोनिका को एकदम झिड़क कर खामोश करवाया और फिर तेज़ी से उससे दूर जाने लगा। लेकिन नुमान को एक बार फिर अपने पीछे पायल की छन छन सुनाई देने लगी। वो उसकी डांट टपट के बावजूद भी उसके पीछे चलती आ रही थी। नुमान को उस खूबसूरत लड़की पर सख्त गुस्सा आया जो न जाने क्यों उसके पीछे पड़ी थी। तभी वो डांटते हुए कहने लगा, तुम्हें समझ नहीं आती? मेरे पीछे मत आओ, मैं एक ढोल वाला हूँ, शादियों में ढोल बजाता हूँ। न तुम्हें सहारा दे सकता हूँ, न खुद को बचा सकता हूँ। फिर क्यों मेरे पीछे आ रही हो? वो लड़की भी शायद उससे मायूस हो गई थी। तभी सर झुकाकर कहने लगी, मैं तुम्हारे पीछे नहीं आ रही, बस यहाँ इस जगह से निकलना चाहती हूँ। कहीं भी चली जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे साथ तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगी, फिक्र मत करो। नुमान ने सर झटका और तेज कदमों से अपने गांव की तरफ चलना शुरू कर दिया, लेकिन मोनिका भी उसके पीछे चलती आ रही थी। अब वो उसे पलट कर डांट भी नहीं सकता था, न जाने वो किस मंजिल की तलाश में है। लेकिन कम अज़ कम वो उसके पीछे तो नहीं है। अगर वो लोग उसका पीछा करते हुए यहाँ तक आए तो नुमान उसे साफ कह देगा कि उसने उस लड़की को नहीं देखा। अभी भी पायल की छन छन उसे अपने कानों में सुनाई दे रही थी।
थोड़ी देर बाद अचानक फिजा में खामोशी छा गई। नुमान ने एकदम से पलट कर देखा, दूर दूर तक मोनिका का नामो निशान भी नहीं था। वो हैरत से सोचने लगा कि लड़की ऐसे कैसे गायब हो गई। अभी तो वो उसके पीछे चलती आ रही थी, अभी उसका यहाँ कोई नामो निशान नहीं था। खैर मुझे क्या, मुझे तो काम से गर्ज होनी चाहिए। सर झटक कर वो घर चला आया। सुबह के 5 बजने वाले थे और ये शादी बड़ी अजीबो गरीब थी। थकन से चूर होकर वो अपने बिस्तर पर लेटा। सुबह 1 बजे उसकी आंख खुली। उसकी माँ उसका कंधा झिंझोड़ते हुए कह रही थी, उठ जा बेटा, देख ले कोई मजदूरी वगैरह का काम, मेरी बच्ची का पलस्तर करवाना है, शहर ले जाना है। अम्मा जोया के लिए परेशान थी। अभी सिर्फ 10 साल की थी, लेकिन कल को उसे जवान होना था। उसकी सारी जिंदगी का मामला था। अगर एक हाथ से माजूर हो जाती, इस बात का सदमों से जीने नहीं देता। नुमान भी जल्दी खड़ा हुआ। आज का पूरा दिन ज़ाया हो गया था। दोपहर के 1 बजे भला कहाँ मजदूरी मिलती। जैसे ही घर से निकला, सामने मोहल्ले में रहने वाला अहमद खड़ा था। एक रिक्शा ड्राइवर था, उसके 2 बच्चे थे, जबकि बीवी उसकी बड़ी लड़ाका औरत थी। मोहल्ले पड़ोस की खबर लेनी हो या फिर किसी के बारे में खबर फैलानी हो, वो सबसे आगे रहती। अहमद उसे देखकर कहने लगा, आ जाओ नुमान, अगर आज फारिग हो तो मेरे साथ शहर चलो, मुझे कुछ सामान लेना है, चौधरी के घर पहुंचाना है। नुमान फौरन राजी हो गया, क्योंकि वो जानता था कि चंद पैसों का आसरा हो जाएगा। फिर वह अहमद के साथ शहर चला आया। पूरा दिन वो सामान की खरीदारी करते रहे। रात के 10-11 बजे जाकर वो फारिग हुए। अभी रिक्शा भर कर वो दोनों गांव की तरफ आ रहे थे, जब अचानक ही एक सुनसान और खाली जगह पर उनका रिक्शा खराब हो गया। एक आवाज़ के साथ रिक्शा रुक गया। शहर से तो बिल्कुल ठीक ठाक आया था, लेकिन जैसे ही गांव से ज़रा फासला रह गया, अचानक रिक्शे ने जवाब दे दिया। अहमद कहने लगा, मैं देखता हूँ रिक्शे में क्या हो गया। वो रिक्शा ठीक कर रहा था कि अचानक नुमान पीछे ही बैठा था। जब उन दोनों को अचानक अपने कानों में किसी के रोने की आवाज़ आई, दोनों हैरत से उछल पड़े। अहमद नुमान से कहने लगा, अरे ऐसे लगता है जैसे कोई लड़की रो रही है, देखो तो सही कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। वो दोनों उस आवाज़ की तलाश में इधर उधर भटकने लगे तो झाड़ियों के पीछे कोई भी नहीं था, वरना ये रोने की आवाज़ अचानक बंद हो गई थी। बड़ी पुरस्रार आवाज़ थी। उस आवाज़ ने दोनों को ही खौफजदा कर दिया। फिर अहमद जल्दी जल्दी रिक्शा ठीक करने लगा, जबकि नुमान खौफजदा नज़रों से इधर उधर देख रहा था, क्योंकि आधी रात का वक्त था। उन्हें बहुत खौफ महसूस हो रहा था। ये जगह कब्रिस्तान के भी नज़दीक थी और आने वाली ये रोने वाली ख़तरनाक आवाज़ उन दोनों के असाब पर बुरी तरह से खौफ तारी कर रही थी। अभी चंद लम्हे गुजरे थे कि वो आवाज़ फिर से आना शुरू हो गई, जैसे कोई सख्त तकलीफ़ में हो। ये रोने की आवाज़ इस कदर अजीब व गरीब थी कि वो दोनों काम छोड़कर फिर से इधर उधर देखने लगे। फिर अहमद नुमान से सरगोशी में कहने लगा, मैंने सुना है ऐसी वीरान जगहों पर खलाई मखलूक रहती है। लगता है वो कोई ऐसी मखलूक है जो हमें परेशान कर रही है। हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। ये सुनकर नुमान खौफज़दा नजर आया, जबकि अहमद दिल ही दिल में आयतुल कुर्सी का विर्द करने लगा। शुक्र था कि रिक्शा स्टार्ट हो गया। दोनों ने वहाँ से भागने में आफियत जानी, लेकिन घर पहुँचकर भी कितनी देर तक नुमान अपने इर्द गिर्द की फिज़ा में खौफ को महसूस करता रहा। बार बार उसके कानों में रोने की आवाज़ें गूंज रही थी। अगले दिन उसके पास कोई काम नहीं था, लेकिन शाम में ही एक बच्चे के अकीके की दावत आ गई। नुमान को वहाँ ढोल बजाने जाना था। बहुत खुश नज़र आ रहा था कि उसे काम मिल गया। बच्चा 4 बेटों के बाद हुआ था, इसलिए ख़ानदान वाले बहुत खुशी कर रहे थे। नुमान दिल में सोच रहा था कि खुदा करे इतने पैसे जमा हो जाएं कि जोया का अच्छा इलाज शुरू हो सके। इस बार वो अपनी बहन को शहर के सबसे अच्छे अस्पताल ले जाएगा। वो जोया को देख रहा था, जो पहले अपनी सहेलियों के साथ खेलती रहती, लेकिन अब हर वक्त बिस्तर पर पड़ी ही रहती। उसके चेहरे पर एक मायूसी की कैफियत थी। अगले दिन शाम को बच्चे के अकीके पर पहुंचा नहायत ही शानदार दावत की गई। बहुत बड़े ज़मींदार का बच्चा था। ज़ाहिर है बड़े पैमाने पर दावत का एहतमाम किया गया था, वो भी लजीज खाना था। लेकिन नुमान ने खाने का एक निवाला भी नहीं खाया। उसने सारा खाना शॉपर में डाला और अपने कोट की जेब में छुपा लिया। वो अपनी माँ और बहन के बगैर एक निवाला भी अपने अलग से नहीं उतारता था। फिर रात को कहीं जाकर वो फारिग हुआ और उसका कोट पैसों से भर गया था। वो बहुत खुश हो गया। ऐसे लग रहा था जैसे कम से कम उसके पास 20,000 तक जमा हो गए। इतनी बड़ी रकम आज से पहले उसके पास कभी जमा नहीं हुई थी। रात के 10 बजे फारिग होकर घर जा रहा था। सुनसान रास्ता आया। अचानक उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। पलटा तो हैरान रह गया। ये गांव के 2 बदमाश थे, रामू और शानो। ये दोनों ही आवारा लड़के उसके पीछे आ रहे थे। दोनों का काम चोरी चकारी करना था। वो गांव के लोगों को परेशान करते।
नुमान उन्हें पीछे आते देखकर हैरान था। रामू कहने लगा, चल नुमान, जितना पैसा कमाया था सब निकाल। तू एक ढोल वाला है लेकिन तेरे वारे न्यारे हैं, खाली ढोल बजा बजा कर इतने पैसे कमा लेता है। नुमान उन्हें देखकर घबरा गया। हकीकतन वो डरपोक इंसान था। तभी घबराते हुए कहने लगा, लेकिन रामू भाई, ये तो मेरी कमाई के पैसे हैं, ढोल बजाने में भी मेहनत लगती है। ये देख मेरे हाथों में कैसे छाले पड़े। उसने अपने दोनों हाथ उन्हें खोल कर दिखाए तो वो दोनों उसका मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे, अच्छा तू क्या लड़की है जो इतनी सी चोट पर घबरा गया? चल चल शाबाश, सारे पैसे निकाल वरना मैं दूसरा तरीका भी आता है। खबरदार जो तूने अगर इस बारे में किसी को बताया। वो दोनों लड़के बहुत अकड़ रहे थे और उस गरीब नुमान के सामने, क्योंकि वो एक ढोल बजाने वाला था। इससे पहले कि वो उसे जीना चपटी करते, अचानक फिजा में एक अजीब सी आवाज़ गूंजने लगी। ये आवाज़ किसी लड़की के रोने की थी। कभी किसी पायल की छन छन दूर से सुनाई देने लगी। दोनों लड़के रामू शानू भी हैरान रह गए, जबकि नुमान इधर उधर देखने लगा कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, जो वक्फे वक्फे उनके करीब आ रही थी। अचानक रामू और शानू बुरी तरह से चीखने लगे। वो मुसलसल नुमान के पीछे देखते जा रहे थे, जैसे नुमान के पीछे कोई खड़ा हो जो बहुत ही खौफनाक हो। उनके मुंह से एक चीख निकली थी। वो लोग पलट गए। उन्होंने नुमान को भी कुछ नहीं कहा। वो लोग अंधाधुंध भागे। नुमान भी अजीबो गरीब सूरत हाल देख कर हैरान रह गया। जैसे ही पलटा तो उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसके पीछे कोई भी नहीं था। फिर रामू और शानू इतनी बुरी तरह से क्यों चीख रहे थे? अचानक रोने की आवाज़ बंद हो गई और वो पायल की छन भी। लेकिन नुमान के पैसे लूटते लूटते बच गए। वो खुदा का शुक्र अदा करके तेज़ी से चलता हुआ घर आ गया। लेकिन वो नहीं जानता था कि वो एक अजीबो गरीब सा साया घर तक उसका पीछा करता रहा। वो कौन है उसके बारे में कोई भी नहीं जानता। तभी अगले दिन जोया को वो शहर ले गया। शुक्र था उसका पलस्तर अच्छे से डॉक्टर ने चढ़ा दिया। अब उम्मीद यही थी कि 1-2 महीने बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अम्मा भी बहुत खुश नज़र आ रही थी। लेकिन गांव में अजीबो गरीब बात फैल गई, क्योंकि जो भी उस वीरान रास्ते से गुजरता वो बिल्कुल जो कब्रिस्तान के करीब था, इसीलिए लोग वहाँ से गुजरते हुए भी घबराते। लेकिन अब तो ये बात पूरे गांव में मशहूर हो गई थी कि वहाँ से जो भी गुजरता है उसे किसी लड़की के रोने की आवाज़ आती है। न जाने वो लड़की कौन है, लेकिन जब लोग उसे देखने जाते तो कोई भी नहीं होता। ये सुनकर नुमान भी हैरान रह गया, क्योंकि उसने ये आवाज़ 1 दफ़ा नहीं बल्कि 2 दफ़ा सुनी थी। उसके साथ साथ सारे गांव वाले भी परेशान थे कि आखिर किसकी आवाज़ है और क्या मामला है। आज से पहले कभी गांव में ऐसा नहीं हुआ। फिर उस रात मोहल्ले में रहने वाला खैरदीन, जिसके भाई की बेटी की शादी थी, लेकिन वो दूसरे गांव में रहता था, खैरदीन नुमान को साथ ले गया था, क्योंकि वो बहुत अच्छा ढोल बजाता। फिर खैरदीन तो वहीं पर रुक गया, लेकिन नुमान को उसी रात वापस घर आना था। वो रात के 11 बजे फारिग हुआ और 12 बजे के वक्त उस रास्ते से गुजरता हुआ घर की तरफ जा रहा था। लेकिन अचानक उसे गांव वालों की बात याद आई कि उस रास्ते पर वही खौफनाक आवाज़ गूंजती रहती है, ख़ास तौर पर रात को। ये सोचकर उसके वजूद में सनसनी दौड़ गई। वो जल्दी यहाँ से गुजरने लगा, लेकिन तभी वहीं रोने की आवाज़ उसके पास गूंजने लगी। एकदम खौफ का शिकार हुआ। उसका बस नहीं चल रहा था कि भागना शुरू कर दे। तभी जैसे ही रोने की आवाज़ उसके नज़दीक हुई तो उसने पलट कर झाड़ियों में देखा, लेकिन वहीं बैठी एक लड़की को देखकर उसके आवाज़ जवाब दे गए। वो हैरान परेशान से सामने बैठा उस लड़की को देख रहा था, जो घुटनों में मुंह छुपाए मुसलसल रो रही थी। तभी लड़की ने झटके से सर उठाया। नुमान के ऊपर जैसे बिजली गिरी। वो गुस्से से उस लड़की को देखने लगा जो मोनिका थी, उस रात शादी से भाग आने वाली लड़की जो उसके पीछे पीछे इस गांव तक आ गई थी। तो इसका मतलब कि यही वो लड़की है जो गांव वालों को परेशान कर रही है। नुमान गुस्से से कहने लगा, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम क्यों गांव वालों को परेशान कर रही हो? क्या अब तक तुम्हें वो लोग वापस अपने साथ लेकर नहीं गए? लड़की ने खूबसूरत आंखों से उसकी तरफ देखा, फिर रोते हुए कहने लगी, बड़ी मुश्किल से उनसे छुप कर यहाँ पर अपनी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। अगर तुम मुझे सहारा दो तो वो कभी मेरे नज़दीक नहीं आएंगे। नुमान हैरान होकर कहने लगा, कैसा सहारा? तो वो लड़की कहने लगी, तुम मुझसे शादी कर लो। ये सुनकर नुमान हैरान रह गया। वो हैरत से कहने लगा, पागल हो गई हो क्या? मैं तुमसे शादी क्यों करूँगा? मैं ढोल वाला हूँ, तुम इतनी खूबसूरत हो, तुमसे कोई भी शादी कर लेगा। वो अपनी मासूमियत में सच्चाई कह गया। ये सुनकर लड़की मुस्कुराई और कहने लगी, नहीं, मैं भले से खूबसूरत हूँ लेकिन कोई भी मुझसे शादी नहीं करेगा। इस वक्त अगर तुम मेरी जान बचाना चाहते हो तो मुझसे शादी करनी होगी, भले ही अपने साथ लेकर ना जाना, बस मुझसे शादी कर लो। मैं मुसलसल ज़िद कर रही थी।
نعمان کچھ پریشان ہو کر اسے دیکھ رہا تھا. پھر وہ عجیب سی حیرت سے کہنے لگا, لیکن آخر تم رہتی کہاں ہو؟ یہاں آس پاس جھاڑیوں میں رہتی ہو یا پھر اس قبرستان میں؟ یہاں تو کوئی بھی نہیں رہ سکتا. یہ سن کر لڑکی زور سے ہنسی. اس کی چینچل سی ہنسی کی آوازیں دور تک پھیلی. نعمان اسے یوں ہنستے دیکھ کر حیران تھا جیسے اس پر سکتہ طاری ہو گیا. اس نے اپنی زندگی میں اتنی خوبصورت لڑکی دیکھی تھی جو اسے شادی کی درخواست کر رہی تھی. نعمان ابھی تک یہی سمجھ رہا تھا کہ شاید وہ اسے کوئی مذاق کر رہی ہے, کیونکہ اتنی خوبصورت لڑکی بھلا اس سے شادی کیوں کرے گی؟ وہ ایک ڈھول بجانے والا ہے, گاؤں میں سب لوگ اسے حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. وہ لڑکی جو چند قدم چلتے اس کے قریب آئی, پھر کہنے لگی, تم ہی میرے لیے ایک قدم اٹھا سکتے ہو. تم ایک ڈھول والے ہو, لیکن تمہارے یہاں یہ ساز جس نے مجھے اس خطرے سے بہت دور کر دیا تھا جو میری جان لینے والا تھا. نعمان حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا, پھر کہنے لگا, لیکن میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا. پھر وہ لڑکی مسکرا کر کہنے لگی, نہیں, تمہارے ڈول کے ساز میں میری جان بچائی ہے. تم نہیں پوچھو گے کہ آخر میں اس رات وہاں سے کیوں بھاگی؟ نعمان گھبراتے ہوئے کہنے لگا, اچھا مجھے بتاؤ کہ تم نے وہ شادی کیوں نہیں کی؟ مانا کہ وہ دلہا جو وہاں پر موجود تھا بہت ہی خوفناک تھا. اس کی شکل سے تو مجھے بھی ڈر لگ رہا تھا. اگر تمہاری اس کے ساتھ شادی ہو جاتی شاید تم اس کے ساتھ خوش نہ رہتی. وہ لڑکی اداس ہو کر کہنے لگی, وہ ایک شیطان تھا, سارے قبیلے والے زبردستی میری اس سے شادی کر رہے تھے. اگر تم وقت پر نہ پہنچتے اور تمہارے ڈھول کی آواز سن کر سب رقص نہ کرتے تو میں کبھی بھی وہاں سے بھاگنے میں کامیاب نہ ہوتی. یہ سن کر نعمان حیرت سے اچھل پڑا. پھر وہ کہنے لگا, لیکن میں اس بات کا مطلب نہیں سمجھا. تو وہ لڑکی کہنے لگی, میں تمہیں سب کچھ سمجھوں گی, لیکن پہلے تمہیں میری ایک بات ماننی ہوگی. میرے پاس صرف ایک رات کا وقت ہے. کل چاند کی 14 تاریخ ہے. وہ لوگ آئیں گے مجھے تلاش کرنے. اگر میرے ہاتھوں میں لال چوڑیاں نہیں ہوں گی تو وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے. کیا تم میری خاطر یہ قدم اٹھا سکتے ہو؟ تم مجھ سے شادی کر لو. وہ لڑکی مسلسل ضد کر رہی تھی, بنا اس کی سچائی جانے, نہ اس کے بارے میں جانے. نعمان اس کی بات بھلا کیسے مان سکتا تھا؟ وہ ایک خوش شکل نوجوان تھا. گاؤں کی لڑکیاں اگرچہ دل ہی دل میں اسے پسند کرتی, لیکن وہ اس بات پر بھی اس کا مذاق اڑاتی کہ وہ ایک ڈھول بجانے والا ہے. اور اب یہ سامنے ایک کھڑی خوبصورت لڑکی جو بہت حسین تھی, سفید رنگ کا لباس پہنے شہزادی لگ رہی تھی. وہ اس سے کہہ رہی تھی کہ وہ اس سے شادی کر لے, لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نعمان تھوڑا گھبرایا ہوا تھا. لیکن اگر اس لڑکی کی جان کو خطرہ ہے, اگر وہ لوگ اسے تلاش کرتے یہاں پہنچ گئے تو وہ خوفناک صورت والا دلہا نہ جانے اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا. ہم نعمان کے دل میں اس کے لیے نرمی کے جذبات پیدا ہو گئے. اتنا چاہتے ہوئے بھی وہ خود کو اس کے سامنے بے بس محسوس کر رہا تھا. پھر وہ لڑکی سے کہنے لگا, ٹھیک ہے, میں تم سے شادی کر لوں گا, لیکن ہماری یہ شادی خفیہ ہوگی. کسی کو اس بارے میں نہیں بتانا, ورنہ سب میرا مذاق اڑائیں گے. میری اتنی اوقات نہیں کہ میں کسی لڑکی سے شادی کروں. یہ سن کر لڑکی خوش ہو گئی. وہ کہنے لگی, مجھے یقین تھا تم میری مدد ضرور کرو گی, کیونکہ تم ایک خوبصورت دل کے مالک ہو. نعمان کہنے لگا, تمہاری جان کو خطرہ, اسی لیے تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں. لڑکی کہنے لگی, چلو فوراً میرے ساتھ. وہاں مسجد ہے اور تمہیں بس میرے ساتھ اس مسجد تک چلنا ہوگا. وہاں ایک بوڑھا آدمی ہمارا انتظار کر رہا ہے, میں وہیں پر رہتی ہوں. اتنے دن سے میری جان اسی لیے بچی ہوئی ہے کیونکہ میں اس مسجد میں رہ رہی تھی. نعمان کو اس کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی, لیکن نہ جانے وہ کیوں لڑکی کے سامنے خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا. پھر وہ لڑکی اسے اپنے ساتھ لے گئی جہاں پر مسجد جو قبرستان کے بالکل پیچھے بنی تھی. لیکن نعمان نے اس مسجد کے بارے میں سنا تھا کہ یہ مسجد جنات کی ہے, جہاں پر کوئی نماز پڑھنے نہیں آتا. سنا تھا کہ اسے جنات نے تعمیر کروایا. اب وہ لڑکی اسے لے کر مسجد جا رہی تھی جہاں پر ایک سفید داڑھی والا نورانی چہرہ لیا آدمی ان کا انتظار کر رہا تھا. وہ لڑکی کو دیکھ کر مسکرایا اور کہنے لگا, ٹھیک ہے, اب وہ تمہیں کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے شہزادی مونیکا. لگتا ہے تم نے اپنا کام کر دیا. تب ہی مونیکا اداس ہو کر کہنے لگی, میں کبھی بھی کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہتی, لیکن انہوں نے مجھے مجبور کیا ہے. اب ان سے کہہ دینا کہ مونیکا نے ایک انسان سے شادی کر لی تو کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں جائے گی. تبھی وہ بزرگ نورانی چہرے والا آدمی کہنے لگا, تم فکر مت کرو, ایسا کبھی نہیں ہوگا. نعمان ان دونوں کی باتوں سے الجھ کر انہیں دیکھ رہا تھا. تبھی بزرگ نے اس کے ہاتھ میں ایک کالے رنگ کا دھاگا باندھا اور کہنے لگا, اب سے تم مونیکا کے ساتھ ہو. یوں سمجھ لو کہ تمہارا اور اس کا رشتہ قائم ہو گیا ہے, اس لیے تمہیں یہ رشتہ نبھانا ہوگا. جب مونیکا کو اس کے دشمن تلاش کرنے آئیں گے تو تب تک وہ اس تک نہیں پہنچیں گے, کیونکہ میں پہلے ہی انہیں یہاں سے بہت دور بھیج دوں گا. نعمان کہنے لگا, جو بھی کرنا ہے جلدی کریں کیونکہ مجھے گھر جانا ہے, میری ماں بہن انتظار کر رہی ہوگی.
مونیکا کہنے لگی، جی مولوی صاحب، یہ بہت مشکل سے یہاں آئے، بس جلدی سے وہ کام سر انجام دیں جس کے لیے میں یہاں آئی ہوں۔ پھر اس مولوی نے دونوں کے ہاتھ پر کالے رنگ کا دھاگا باندھا۔ مونیکا خوش نظر آ رہی تھی، لیکن نعمان الجھن کا شکار تھا۔ وہ تو بس لڑکی کی مدد کرنا چاہتا تھا جس کی خوبصورت آنکھیں دیکھ کر وہ دل ہی دل میں چپکے سے اسے پسند کرنے لگا۔ پھر مونیکا کہنے لگی، اب تم چلے جاؤ، تم نے میری وجہ سے بہت بڑا خطرہ مول لیا۔ یہ سن کر نعمان گھبرا گیا، مونیکا سے کہنے لگا، کیا مطلب، کیا وہ لوگ مجھ تک پہنچ جائیں گے؟ یہ سن کر وہ مسکرائی اور کہنے لگی، ہرگز نہیں، میں ہوں نا تمہاری حفاظت کے لیے، بس چاند کی 14 تاریخ گزر جائے اس کے بعد مجھے کوئی خطرہ نہیں، پھر تم ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جاؤ گے۔ یہ سن کر نعمان دل ہی دل میں سوچنے لگا، کاش کبھی ایسی آزادی نہ پاؤں جس میں تم موجود نہ ہو، کیونکہ وہ دل ہی دل میں مونیکا کو پسند کرنے لگ گیا تھا۔ پھر مونیکا نے اسے گاؤں کی گلی تک چھوڑا اور خود شاید اسی مسجد میں چلی گئی۔ نعمان نے ایک بار پھر پلٹ کر اسے دیکھنے کی کوشش کی، لیکن دور دور تک اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ حالانکہ اس دن کے بعد سے جیسے نعمان کے حالات بدل گئے تھے، اب لوگ بھاگ بھاگ کر اس کے دروازے پر آنے لگے۔ کبھی کسی کی شادی کی دعوت ہوتی تو کبھی کسی کی منگنی کی، کبھی کسی کے عقیقے کی دعوت میں اس کے اوپر جیسے نوٹوں کی بارش ہونے لگتی۔ وہ جب کسی شادی میں جاتا اس کا کوٹ بھر جاتا، اور جب آ کر پیسے گنتا تو وہ لاکھوں میں ہوتے۔ گاؤں کے لوگ جو بہت کنجوس تھے زیادہ نوٹ بھی نہیں لوٹاتے، لیکن آج کل اس کے پاس پیسوں کی بارش ہو رہی تھی جو اسے خود بھی نہیں سمجھ آ رہی تھی۔ لیکن وہ بہت خوش تھا۔ زویا کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا تھا، لیکن وہ ہر رات کسی کی تلاش میں اسی سڑک پر کھڑا ہوتا جہاں پر مونیکا اسے دکھائی دیتی، لیکن پھر وہ کبھی اس کے سامنے نہیں آئی۔ چاند کی 14 تاریخ کب کی گزر گئی، لیکن پھر ایک دن ہمت کر کے وہ اسی مسجد کی تلاش میں قبرستان کے پیچھے چل آیا، لیکن مسجد بالکل خالی پڑی تھی اور وہ ویران آنکھوں سے اس مسجد کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ ایک بار پھر مونیکا سے ملاقات کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ نہ جانے کہاں چلی گئی۔ کاش ایک بار وہ اس کے سامنے آ جائے اور اسے اس بندھن سے آزاد کر دے، کیونکہ وہ اس کے دل کو اپنی محبت سے بھر کر خود اس کی زندگی سے چلی گئی تھی۔ وہ اداس تھا، اس مسجد کے سامنے کھڑا تھا کہ اچانک کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ جیسے ہی وہ پلٹا تو حیرت سے اچھل پڑا۔ وہی نورانی چہرے والا مولوی اس کے سامنے کھڑا تھا جو اسے مسکراتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا نوجوان، یہاں کس کی تلاش میں آئے ہو؟ نعمان جلدی سے کہنے لگا، آپ مولوی صاحب نہیں نا، میرا اور مونیکا کا وہ رشتہ بنایا تھا، لیکن اب وہ میرے سامنے کیوں نہیں آتی؟ آخر وہ کہاں چلی گئی؟ یہ سن کر مولوی صاحب مسکرائے اور کہنے لگے، وہ جہاں سے آئی تھی وہیں چلی گئی ہے، اب وہ کبھی لوٹ کر نہیں آئے گی۔ یہ سن کر نعمان حیرت سے اچھل پڑا۔ وہ کہنے لگا، کیا مطلب، کیا وہ لوگ اسے اپنے ساتھ لے کر گئے ہیں؟ کہیں انہوں نے مونیکا کے ساتھ کچھ برا تو نہیں کیا؟ مولوی صاحب مسکرائے اور کہنے لگے، نہیں، وہ تو ایک شہزادی تھی، کوئی اس کے ساتھ برا نہیں کر سکتا، بس وہ کسی عمل کے حصار میں تھی، اسی لیے وہ لوگ اس پر حاوی ہو گئے، لیکن اب وہ ایک شہزادی ہے، شاہ جنات کی بیٹی، اور کوئی اس کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر نعمان حیران رہ گیا۔ وہ حیرت سے کہنے لگا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ تو مولوی صاحب کہنے لگے، اگلے مہینے کی چاند کی 14 تاریخ کو وہ ایک بار ضرور اس مسجد میں آئے گی، اس سے ملاقات کرنے، ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بھی ملاقات کرنے آئے، پھر تمہیں ساری سچائی کا علم ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر مولوی صاحب خاموشی سے مسجد کے اندر چلے گئے۔ اب نعمان بے چین سا ہو گیا تھا، اسے 1 مہینہ اور انتظار کرنا تھا۔ پھر آخرکار وہ واپس چلا گیا، لیکن اب اس کے حالات بہت اچھے ہو گئے تھے اور اس نے باقاعدہ گاؤں میں اپنی ایک دکان بنا لی تھی جہاں پر وہ شادی بیاہ کی چیزیں وغیرہ فروخت کیا کرتا۔ اب اس کا رشتہ اس کے لیے حقارت والا نہیں رہا تھا، بلکہ لوگ اس کی بہت عزت کرنے لگے تھے اور اس کی دکان پر اگر کام کا کہتے۔ اس کے حالات بدل گئے تھے، لیکن بس وہ 1 مہینہ گزرنے کا انتظار کر رہا تھا۔ آخرکار چاند کی 14 تاریخ آ گئی اور پھر سے نعمان اس قبرستان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، لیکن اسے یہاں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ آخرکار رات کے 12 بج گئے۔ وہ بڑا مایوس ہو کر واپس جانے کو تھا کہ اچانک اسے اپنے پیچھے ایک عجیب سی خوشبو محسوس ہوئی۔ جیسے ہی اس نے پلٹ کر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ خوبصورت سا لباس پہنے وہ کوئی اور نہیں بلکہ مونیکا ہی تھی جو اس کے پیچھے کھڑی تھی اور مسکراتی نظروں سے نعمان کو دیکھے جا رہی تھی۔ نعمان اسے دیکھ کر حیران رہ گیا، پھر کہنے لگا کہ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ تو مونیکا کہنے لگی،
میں آج بھی تمہاری خاطر یہاں پر آئی ہوں اور تمہیں سچائی بتانے. آج کے بعد میں کبھی تمہارے سامنے نہیں آؤں گی. شاید تم نے میری سچائی جان لی ہے. نعمان گھبرا کر کہنے لگا. ہاں، وہ مولوی تو عجیب و غریب باتیں کر رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ تمہارا تعلق جنات کی دنیا سے ہے. کیا یہ سچ ہے؟ میں اس حقیقت کو نہیں مان سکتا. مونیکا یہ سن کر مسکرائی اور کہنے لگی. یہی سچائی ہے. اس میں حقیقت ہے کہ میں ایک جن زادی ہوں، لیکن میرے ساتھ وہ زبردستی جو میری شادی اس شیطان جنزاد کے ساتھ کر رہے تھے لوگ. تب میں نے تمہیں تمہاری دنیا سے بلوایا. جب تم نے ڈھول بجانا شروع کیا تو ڈھول کی آواز سن کر وہ سب رقص کرنے لگے اور میں چپکے سے اس جگہ سے فرار ہو گئی. میں نے اپنی جگہ اپنی سہیلی کو دلہن بنا دیا تھا، کیونکہ میں کبھی بھی اس شیطان جنزاد سے شادی نہیں کر سکتی تھی. پھر جب میں اس جنگل میں بھٹکتی پھر رہی تھی تو مجھے تم دکھائی دیے. میں تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئی. میں تمہیں مدد کے سہارے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتی تھی، لیکن شاید مجھے تم دیکھ کر گھبرا جاتے. اسی لیے پھر میں یہاں ادھر ادھر بھٹکنے لگی. اگر چاند کی 14 تاریخ تک تم میرے ساتھ کوئی رشتہ نہ بناتے تو وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر چلے جاتے. تم نے مجھے سہارا دیا جس وقت مجھے کسی سہارے کی ضرورت تھی. یہ تمہارا مجھ پر احسان ہے. میں ہمیشہ تمہارا احسان یاد رکھوں گی. وہ مسکراتی نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، لیکن نعمان بہت اداس ہو گیا. وہ حیران تھا کہ خود پر گاؤں والے جو کہتے تھے انہیں گاؤں میں کسی لڑکی کے رونے کی آواز آتی ہے، اور وہ لڑکی کی آوازیں کسی اور کی نہیں مونیکا کی ہی تھی، جو ہر رات آنسو بہاتی وہ کسی انسان کی تلاش میں آئی تھی. نعمان کی صورت میں اسے وہ انسان مل گیا تھا اور اس کی جان بچ گئی تھی. اب وہ واپس اپنی دنیا میں جا چکی تھی. وہ دنیا جو انسانوں کی نہیں تھی، جو نہ نظر آتی نہ چھوئی جا سکتی تھی. مگر نعمان کے دل میں وہ دنیا ہمیشہ کے لیے بسی رہ گئی. مونیکا وہ جن زادی جو صرف چند دن کے لیے نعمان کی زندگی کا حصہ بنی، اس کے دل و دماغ پر ایسا نقش چھوڑ گئی جو شاید پوری زندگی نہ مٹ سکے. وہ کون تھی، کہاں سے آئی تھی، کیوں آئی تھی اور کیوں واپس چلی گئی؟ ان سوالوں کے جواب نعمان کو شاید کبھی ہی نہ ملتے. مگر ایک چیز وہ یقین سے جانتا تھا کہ وہ اس سے محبت کرنے لگا تھا. سچی، بے لوث اور بے حد محبت. وہ لمحے جو مونیکا کے ساتھ گزرے نعمان کے دل پر نقش ہو چکے تھے، جیسے کسی سنگ پر کندہ کیے گئے ہوں. مونیکا نے جاتے ہوئے نرمی سے کہا تھا، جب بھی تمہیں کسی مدد کی ضرورت ہو تو مجھے ایک بار یاد کر لینا. یہ جملہ سیدھا نعمان کے دل پر جا کر اترا تھا. اس نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے جواب دیا، تم ہمیشہ میرے دل میں محفوظ رہو گی مونیکا. کیونکہ میں خود کو اس بات سے نہیں روک سکا. میں نے اپنے دل کو اس بات پر مجبور کر دیا کہ وہ تم سے محبت کرے. مونیکا کا تو دل جیسے رک گیا. وہ جن زادی ہونے کے باوجود انسان کے جذبات کے اظہار پر بے بس ہو گئی. اس نے پیچھے سے نعمان کو آواز دی، بار بار پکارا. اس کی آواز میں ایک عجیب طرح کی بے قراری تھی، ایک ایسی لرزش تھی جو کبھی کبھی جنات کی آواز میں بھی نہیں ہوتی. لیکن نعمان تو پلٹ کر دیکھ ہی نہیں سکا. اس کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو نے اس کا راستہ پوری طرح سے دھندلا دیا تھا. مگر وہ یہ جانتا تھا کہ اگر اس نے ایک لمحے کے لیے بھی پلٹ کر اگر مونیکا کو دیکھا تو کبھی اس کی محبت سے وہ آزاد نہیں ہو سکے گا. وہ ایک ایسی قید میں بند ہو کر رہ جاتا جس میں صرف جذبات ہوا کرتے ہیں مگر اس کا کوئی انجام نہیں ہوتا. اس لیے نعمان نے اپنی مٹھیاں بھینچ لی تھی. اس نے اپنے دل کو بالکل پتھر کا بنا دیا تھا اور پھر وہ چپ چاپ اس راستے پر خاموشی کے ساتھ چلتا ہوا گیا. جو راستہ وہی جو مونیکا کی جدائی کی طرف جاتا تھا. اس کے قدم بالکل بوجھل تھے، جیسے ہر قدم کے ساتھ وہ اپنی زندگی کا ایک اہم حصہ کھو رہا ہو. مگر وہ یہ بات جانتا تھا کہ محبت صرف پانے کا ہی نام نہیں ہے، بلکہ یہ محبت تو کبھی کبھار چھوڑ دینے کا حوصلہ بھی مانگا کرتی ہے. مونیکا تو اب دور کہیں اپنی دنیا میں تھی، شاید کسی سنسان پہاڑ کی وادی میں، شاید کسی پراسرار محل کی چھت پر، یا کسی بے نام سی جھیل کے کنارے پر.
مگر نعمان کے دل میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہیں پر رک گئی تھی، ایک یاد، ایک درد، ایک دعا بن کر۔